तो चलिए अगला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम ए एंड बी आर फिक्स्ड एट अ सेम पॉइंट, दे आर डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल एंगल अल्फा एंड बीटा, है ना, और बीटा यहाँ पर अल्फा से ज़्यादा है, रिलीज किया इनको रेस्ट से। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब ये कोलाइड करेंगे ठीक इस पॉइंट पे, तो ये कोलिजन यहाँ पर हो रहा है ठीक इस पॉइंट पे, इसको आपने अल्फा डिफ्लेक्ट किया, इसको आपने बीटा डिफ्लेक्ट किया। तो जब कोलिजन हुआ होगा तो कोलिजन के बाद होगा क्या कि इनमें वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन है कैसा इलास्टिक है ना। अच्छा, जिन बच्चों को कोलिजन क्लियर नहीं है, तो कोलिजन के हमने पहले से कुछ लेक्चर बना रखे हैं, तो आप जा कर के सबसे पहले कोलिजन का कॉन्सेप्ट अच्छे सीखिए, उसके बाद तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और आप मान के चलिए कोलिजन पर बेस्ड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो आपका IIT हो चाहे नीट हो, और बहुत बेसिक बातें होती हैं जिनको अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है तो गारंटीड आप इस क्वेश्चन को बिना पिन खोले कर जाओगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कि जब ये कोलिजन हुआ होगा तो कोलिजन के बाद बी जो पार्टिकल है, बी पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है नहीं, इनिशियल पोजीशन इनकी जो है ये हमने अपनी तरफ से बना दिया है, बाकी इनिशियल पोजीशन इनकी कुछ ऐसे थी। इस वर्टिकल लाइन से ए को आपने अल्फा डिग्री पर डिफ्लेक्ट किया है और बी को आपने बीटा डिग्री पे ऐसे, ठीक है, ये बी है, ये इनकी इनिशियल पोजीशन है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस इनिशियल पोजीशन पर वापस बी पार्टिकल कितने समय के बाद पहुँचा होगा। तो अगर इसके हम ऑप्शन दिए होते, जैसे मान लो पहला ऑप्शन, हम इसको हटा देते हैं, अब इसको समझ गए होंगे। चलिए मान लो पहला ऑप्शन हमने कुछ ऐसे दिया, आंसर की शक्ल भी हमें पता होना चाहिए कि क्या हो सकती है, तो ऑप्शन को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो जैसे मान लो पहला ऑप्शन दिया है 2 पाई √L/J, ये टाइम पीरियड है, लेकिन टाइम पीरियड भी एक तरह से टाइम ही तो होता है, इसका भी कुछ वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल। दूसरा ऑप्शन मान लो हमने दिया है पाई √L/J, तीसरा ऑप्शन दिया √L/J, ये पाई तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, इसके पास कोई यूनिट तो होना नहीं, और टाइम पूछा, टाइम का मतलब सेकंड में आएगा तो मिनट में आएगा, है ना। चौथा ऑप्शन मान लो हमने दिया है π/2 √L/J, ऐसे ऑप्शन। तो आपको इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ग्रेविटी ये आंसर लाना है। तो आप ये बताओ कि पहला कोलिजन ठीक इस पॉइंट पे होगा, और हम जानते हैं कोलिजन इलास्टिक है और दो आइडेंटिकल बॉडी के बीच है, तो वेलोसिटी गेट्स म्यूचुअली इंटरचेंज, हमको पहले से पता है। इफ कोलिजन अकर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉडी देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स गेट म्यूचुअली इंटरचेंज। अब आप ये बताओ कि जब ये इस पॉइंट पर आएंगे ए और बी, तो क्या दोनों के पास सेम वेलोसिटी होगी? सेम वेलोसिटी नहीं होगी। अच्छा, आप ये बताओ कि बी को इस मेन पोजीशन तक आने में कितना समय लगा होगा। तो अगर मान लेते हैं टोटल टाइम पीरियड, अगर कोलिजन ना हुआ होता तो बी का टोटल टाइम पीरियड क्या बनता, दैट इज 2 पाई √L/J, और उस टाइम पीरियड का 1/4 जाने में समय लगता और 1/4 ही आने में समय लगता। तो जब कोलिजन हुआ, ये मान लेते हैं t=0 पर बात स्टार्ट हुई है ए और बी दोनों के लिए, तो ए को मीन तक आने में कितना समय लगेगा बताओ, इसको यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम का t/4, इसको कितना लगना था बोलो, टोटल टाइम का t/4। अच्छा, कोलिजन तो मान लो यहाँ पर हो गया, कोलिजन कितने समय बाद होगा, चूँकि समय जो यहाँ पर पहुँचने का समय होगा दोनों के लिए सेम होगा, आई बात सुन में, दोनों के लिए सेम टाइम यहाँ पर रहेगा। अब आप ये बताओ कि पहले कोलिजन को लगने में कितना समय लगा, कोलिजन होने में कितना समय लगा, t/4, पहला कोलिजन t/4 टाइम में हो चुका है। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ए की जो वेलोसिटी है बी को मिल जाएगी और बी की वेलोसिटी ए को मिल जाएगी। तो मीन पर वेलोसिटी क्या दोनों के पास सेम होंगी, दोनों के पास सेम वेलोसिटी नहीं होंगी। और क्वेश्चन में यहाँ पर देखो बीटा मोर देन अल्फा ले लिया है, बीटा मोर देन अल्फा ले लिया है। तो बीटा मोर देन अल्फा का मतलब है कि यहाँ पर अभी बीटा मतलब कि इसके पास जब ये बी वाला
मीन पर आएगा तब इसके पास ज़्यादा वेलोसिटी होगी, और जब ए मीन पर आएगा तो इसके पास कम वेलोसिटी होगी। आप समझिए कि एक मिनट, इसमें कैलकुलेशन के नाम पर कुछ भी नहीं, बस इसमें आपको समझना है। और कोलिजन का बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक तरह से एग्जांपल है कोलिजन का भी है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी एक अच्छा एग्जांपल है। ये एंगल अल्फा दिया, एंगल बीटा दिया है ना। तो अच्छा, यहाँ पर एक शर्त दी है बीटा मोर देन अल्फा की, और हमें ये पता है कोलिजन टी किस पॉइंट पे होना है, दैट इज मेन पोजीशन पे कोलिजन होना है। ये बात मान लो t बराबर 0 पर थी, ये बात भी t बराबर 0 पर थी। तो ये पार्टिकल B है, पार्टिकल A है। तो बताइए कोलिजन कितने टाइम बाद हुआ होगा, दैट इज t/4। अच्छा, जब कोलिजन हो गया तो कोलिजन के बाद होगा क्या कि A की रफ्तार B को मिल जाएगी, B की रफ्तार A को मिल जाएगी। अब आप ये बताओ कि कोलिजन के जस्ट पहले A के पास अगर रफ्तार VA थी, B के पास VB है, तो हम जानते हैं कि जस्ट बिफोर कोलिजन A की जो रफ्तार होगी B से कम होगी। अब जो A की रफ्तार है वो किसको मिल जाएगी, B को, और B वाली किसको मिल जाएगी, A को। तो कम वाली रफ्तार आफ्टर कोलिजन B को मिल जाना, और ज़्यादा वाली रफ्तार A को मिल जाना है। तो A वाले जो पार्टिकल है कोलिजन के बाद भाई साहब A से तो हमें मिलना ही नहीं, हमें मिलना है B से। तो B के पास रफ्तार पहले से अब कम हो चुकी है, जब पहले से कम है तो ये अब अल्फ़ा डिग्री तक ही आगे जाएगा, और हम जानते हैं अल्फ़ा लेस देन बीटा है। तो जो B वाला पार्टिकल है वो यहाँ तक कहीं जाएगा। अब आप ये बताओ कि t/4 टाइम में कोलिजन हुआ, जब ये वापस गया इस पॉइंट तक, तब भी टाइम कितना लगना है, बोलो t/4। अब ये फिर B वाला वापस आएगा, और A वाला जो इधर कहीं बीटा एंगल तक गया होगा, A वाला जो है वो बीटा एंगल तक गया होगा। फिर ये वापस आएगा, ये भी t/4 टाइम तक आएगा वापस, और ये फिर से t/4 आएगा। तो आप समझिए कि t/4 टाइम में कोलिजन हुआ, t/4 तक यहाँ पर पहुँचा, टोटल कितना टाइम हो चुका है, t/2। अब ये वापस फिर से आएगा, तो फिर से कितना समय लेगा, t/4। दूसरा जब कोलिजन यहाँ पर हुआ, तो दूसरे कोलिजन में क्या होगा कि जो A के पास रफ्तार है वो B को मिल जानी है, और B को B वाली रफ्तार A को मिल जानी है। अब आप ये बताइएगा कि पहले जो A की थी अब वो B की, अब जो पहले B की थी, पहले जो B की थी वो A की है, अब जो पहले कभी B की रही है अब वो A की है, अब वो फिर से B की हो जाएगी। और जब B की फिर से रफ्तार वही मिल गई तो वापस यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आप ये बताइए कि t/4 आया और फिर t/4 जाएगा भी, तो बताओ कितने t/4 हो गए। ये t/4 यहाँ गया, फिर t/4 वापस आया, फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुँच जाएगा, चूँकि अब इसके पास रफ्तार जो पहले वाली थी वही अब मिल जाएगी। तो कितने t/4 बन चुके हैं, देखो 1 2 3 4, तो टोटल टाइम कितना बन गया वापस इस पॉइंट तक आने में, बोलो 4 टाइम्स ऑफ t/4, 4 खत्म, बोलो टाइम पीरियड बोलो 2π√L/g। ले ये आंसर हो गया हमारा। अब कोलिजन का अच्छा नॉलेज ना होता तो इसमें क्या कैलकुलेशन करते आप। अब क्वेश्चन यहाँ पर मान लो ये पूछता कि ऐसे कितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे कि उन कोलिजन के बाद पार्टिकल जो भी है फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, तो आंसर कितना बनता है, यहाँ पे 2 बन जाता। अब इस क्वेश्चन को और अच्छा करना है तो यहाँ पर मान लो हमने एक का मास m ले लिया, दूसरे का मास 2m ले लिया, तब की कहानी होती है। तो फिर आपका आंसर जो है वो ऐसे सॉल्व नहीं होता इसी तरीके से। तो आईटी का मतलब कि ऐसा नहीं कि जो हमने यहाँ पर बता दिया सिर्फ उतने तक ही बात सीमित हो जाएगी। अब आपके पास थोड़ा ब्रेन तो है ही है। अब आप एक काम करें कि आप सेम क्वेश्चन को 2 डिफरेंट बॉडी पर लागू कीजिए। एक ए का मास मान लो m है, बी का मास मान लो 2m है, और ये तभी कर पाओगे जब आपको कोलिजन का एक बढ़िया नॉलेज होगा। तो आप इसको कीजिएगा, करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके आप आंसर बताइएगा। थैंक यू। चलिए बच्चों, सिंपल पेंडुलम पर बेसिक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। और
जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सीखने के लिए हम कह सकते हैं कुल मिला के सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। आईआईटी नीट कुछ भी नहीं होता, सीखने के लिए बढ़िया क्वेश्चन ही है ना। तो जैसे मान लो कोई हमारे पास ये सरफेस है, और सरफेस से हमने, सरफेस वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ से हमने एक धागे से एक बॉब बांधा और इसको हमने जला दिया। तो यहाँ पर जब ये एयर में चलेगा तो यहाँ पर ऐसा कोई जहाँ पर टकराएगा ऐसा कोई यहाँ पर सरफेस नहीं है। ये छत मान लो, इस छत से हमने एक धागे से एक बॉब बांध दिया, तो धागे को आपने ऐसे ऑसिलेट करवाया है, तो फाइनली क्या हुआ, ये हवा में ही झूलेगा। तो टाइम पीरियड कितना है इसका, 2π√L/g, ये आंसर है इसका। हमने क्या किया कि जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये सरफेस अभी तक ऐसे था, तो हमने क्या किया, धागे से ऐसे बांधा और ये जो है झुला दिया इसको। टाइम पीरियड हमको पता है, हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा इंक्लाइन सरफेस पे रखा, मेकिंग सम एंगल अल्फ़ा, क्वेश्चन में जो दिया है अल्फ़ा और बीटा। तो धागे से हमने आज भी जो है इस बॉब को वर्टिकली बांधा है यहाँ पे, तो धागे से यहाँ पे लटका हुआ था ये। अब ये जो सरफेस है किस एंगल पर है, वर्टिकल से अल्फ़ा, और ये वाला ये जो एंगल हमने डिफ्लेक्ट किया बॉब को, एंगल कितना, बीटा है। तो हमने क्या किया कि इसको बीटा डिग्री पे ले जाके छोड़ दिया। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी बॉब में आ चुकी है कि हो सकता है कि इस सरफेस को हिट करे और हो सकता है हिट ना भी करे। चूँकि हमको ये पता है कि अगर आपने इस पॉइंट से 30 डिग्री पर इसको डिफ्लेक्ट किया तो इधर 30 तक गया तो इधर भी 30 तक ही जाएगा। अब इमेजिन करो कि इधर आपने वर्टिकल से 30 एंगल लिया है और इधर एंगल मान लो पहले जो गिवन है वो 30 से कम है, तो जाना तो चाहेगा 30 तक, लेकिन 30 तक जा नहीं पाएगा क्योंकि बीच में दीवार आ चुकी है, ये सरफेस आ चुका है, इस सरफेस से जाके टकरा जाएगा, और जब टकराया तो टाइम पीरियड में थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा। लेकिन एक बात आपको पहले से पता है कि इस वर्टिकल लाइन से इधर जो ऑसिलेट करेगा वो टोटल टाइम के आधे टाइम तक करेगा, दैट इज t/2, और t/2 का मतलब π√L/g, π√L/g टाइम तक ये इधर ऑसिलेट करेगा, बट इधर π√L/g तक ऑसिलेट करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम टाइम पीरियड 2π√L/g ही रखना चाहते हैं तो आप समझिए कि बॉब को अगर इधर बीटा तक आपने डिफ्लेक्ट किया तो कम से कम इधर भी बीटा तक इसको जाना पड़ेगा, और बीटा तक जा तब पाएगा जब यहाँ पर अल्फ़ा या तो बीटा के बराबर है या तो अल्फ़ा बीटा से बड़ा हो, या तो अल्फ़ा बीटा से बड़ा हो या तो उसके ठीक बराबर हो, तब जाके दीवार पर हिट नहीं करेगा। अगर ज़रा सा भी आपने कम कर दिया तो गारंटीड बॉब यहाँ पर दीवार से टकरा जाएगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट टाइम पीरियड, बाकी हमने कहानी आपको समझा दी। फाइंड आउट टाइम पीरियड, पहला केस इसमें दो लेते हैं। पहला केस है इफ़ अल्फ़ा मोर देन बीटा, तो इस केस के लिए तो आंसर हमें लगता है कि ढूंढने की तो आवश्यकता है नहीं। इस केस में जो है बॉब दीवार से हिट नहीं करेगा, बॉब दीवार से हिट नहीं करेगा। तो बताओ टाइम पीरियड क्या लिखें इसका हम, बोलो जल्दी से, आंसर क्या बनेगा इस केस के लिए? टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2π√L/g बन जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरा केस लेते हैं, इफ अल्फ़ा लेस देन बीटा। अब अगर ये पॉसिबिलिटी है तो गारंटीड यहाँ पर बॉब क्या होगा, उस सरफेस से टकराएगा, और टकराने की जहाँ पर बात आएगी तो वहाँ पर टकराना कई तरह का होता है। एक इलास्टिक कोलिजन हुआ, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, है ना, तीसरा तो हो नहीं सकता परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर दो तरह का ही कोलिजन हो सकता है। तो इस केस में हमको ये पता है कि बॉब विल हिट द वॉल, बॉल सरफेस को टकराएगा। तो अब कोलिजन कैसा, उसकी शर्त यहाँ पे लिख लेते हैं, कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि बिफोर कोलिजन जितना भी काइनेटिक एनर्जी थी, आफ्टर कोलिजन भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है। आई बात समझ में? तो आप ही बताओ, यहां तक आने में टाइम कितना लगना है इसको, t/4। वापस इधर भी गया होगा, हम इधर की बात अभी नहीं करते, हम इधर के टाइम की बात कर लेते हैं। ये मान लो बात चल रही थी t = 0 से,
तो t बराबर 0 से आधा ऑसिलेशन जब कंप्लीट किया तो उसका टाइम कितना बन गया, t/4 प्लस t/4। कोलाइड करके वापस आ चुका होगा ये आधे ऑसिलेशन का टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमें पता है कि ये आधे ऑसिलेशन का टाइम है, लेकिन अब बताओ इधर के ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर कोलिजन हुआ होगा और कोलिजन इलास्टिक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। अब आप ये बताइए मीन से इधर डिस्प्लेसमेंट की बात करें कैसा होता है बोलो। अच्छा, अधिकतम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? अधिकतम डिस्प्लेसमेंट की बात करें दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड इधर वाला ही बनेगा, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं। इधर भी उतना ही बनता लेकिन बीच में दीवार आ गई, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा दैट इज इक्वल टू बीटा इंटू एल के बराबर हो जाएगा। भाई जो लेंथ बनेगी ये वाली दैट इज आर्क, और आर्क बराबर क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। तो रेडियस कितना बन रहा है यहाँ पर, लेंथ के इक्वल बन रही है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है बताओ, y इक्वल टू हम लिखते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जनरल इक्वेशन होती है। अब आप ये बताओ y कितना यहाँ पे निगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा। इधर की बात करें मीन से जब पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो इधर का टाइम कितना बना होगा, जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप एक काम करो, ये मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट मान लो R है। तो पार्टिकल का जो समय है वो P टू R की बात कर लेते हैं, टाइम फ्रॉम P टू R। P से R के बीच लगने वाला समय कितना है। तो अब ये बताओ कि इधर का जो डिस्टेंस होगा पार्टिकल का कितना बनेगा, दैट इज अल्फा इंटू एल के इक्वल बन जाएगा ये। अब ये डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड बन रहा तो किस में आएगा, निगेटिव में। तो क्या लिखेंगे, माइनस का अल्फा इंटू एल, ए की जगह पर क्या रखोगे बीटा इंटू एल, और आप देखिए फाई कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। फाइनली यहाँ पर आपके पास बन जाएगा माइनस का साइन ओमेगा इंटू टी बन जाएगा। एल से एल खत्म हो गया, निगेटिव साइन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए अल्फा इक्वल टू क्या बना, बीटा इंटू साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो बताइए टाइम बराबर क्या बन गया, ओमेगा टी पूरा लिख लेते हैं पहले हम लोग, अल्फा बाई बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू ओमेगा टी। सॉरी अभी तो साइन के साथ ही रहेगा, साइन ओमेगा टी रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो टी बराबर क्या बन गया, 1 बाई ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा, ये बन जाएगा। ये कहाँ का टाइम बताओ, ये सिर्फ जाने का टाइम है, और इतना ही टाइम क्या होगा, आने का होगा। तो अगर P टू R ये टाइम है तो R टू P भी इतना ही समय लगना है। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा आधे ऑसिलेशन का, P से R के बीच का, है ना, आधा ऑसिलेशन का समय कितना होगा लेफ्ट हैंड साइड। आधे ऑसिलेशन का समय बोलो, लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, राइट हैंड साइड का आपने कैलकुलेट कर रखा है। राइट हैंड साइड का आंसर क्या बनेगा, राइट हैंड साइड का बोलो, ये बन जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड का जो आंसर बन जाएगा वो हम T/2 लिखेंगे। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ T, तो 2 बाई ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का टाइम है, और इतना जो राइट हैंड साइड का टाइम है, ये समय जो है हम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम मतलब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, क्या बन जाएगा बोलो, T/2 प्लस 2T। अब आप जानते हैं T का जो वैल्यू होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, क्या ये प्लस, और अच्छा इसका बाई 2 है ये, प्लस 2 टाइम 2T पूरा आपने कैलकुलेट कर रखा है। तो ये 2 बाई ओमेगा,
ओमेगा की जगह पर क्या रखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो अंडर रूट एल बाई जी है, तो जी बाई एल अंडर रूट में क्या बनता है ये, तो फाइनली यहाँ पर ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट एल बाई जी, और क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा, है ना। तो आप देखो बाई जी अंदर नीचे आ जाएगा, ये खत्म हो गया, तो क्या बन गया, पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस 2 अंडर रूट एल बाई जी साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा, ये टोटल टाइम हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए अल्फा बराबर बीटा होता तो आप देखो अल्फा इक्वल टू बीटा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, है ना। तो उसके हिसाब से आंसर बन जाएगा 2 अंडर रूट एल बाई जी बन जाएगा आई भाषण में। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। स्टॉप। मेन पोजीशन, सिलेंडर कहाँ पर है, वो मेन पोजीशन पे। मेन पर होगा क्या कि इसका जो वेट है उसको बैलेंस करने के लिए यहां पर कौन आएगा, बाउंसी। तो मेन पर क्या है, W इक्वल टू बाउंसी है। बाउंसी के बारे में हमको पता है पहले से, बाउंसी जो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू ग्रेविटी। बाउंसी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। तो अभी हम अगर देखें तो वॉल्यूम सिर्फ एच लंबाई का एच लेंथ का जो सिलेंडर है इनटू एरिया, इतनी वॉल्यूम का सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड है। जैसे इसको हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद होगा क्या कि इनसाइड लिक्विड वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़त बाउंसी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। और बाउंसी हमेशा क्या करती है, बॉडी को डूबने से रोकती है, बॉडी को डूबने से रोकती है। जैसे आपने इसको फर्दर कंप्रेस किया तो सिलेंडर इनसाइड लिक्विड ज़्यादा बढ़ेगा, वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड आप सिलेंडर ज़्यादा हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, बाउंसी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। बाउंसी बढ़ने का मतलब हुआ कि अब सिलेंडर पर एक नेट फोर्स ऊपर बन रहा होगा। भाई W तो वही रहेगा ना, W वही रहा, लेकिन आप जब सिलेंडर को इनसाइड लिक्विड कंप्रेस करोगे तो बाउंसी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, और वो बाउंसी क्या होगी, ऊपर की तरफ सिलेंडर को फेंकेगी। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये मेन वाला पॉइंट है। सिलेंडर हमेशा इस पॉइंट पर आके रुकना चाहेगा। हमने क्या किया, सिलेंडर को फर्दर वाइड डिस्टेंस तक इसको हमने कंप्रेस कर दिया। वाइड डिस्टेंस आपने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। तो आप ये बताइए कि बाउंसी यहां पर कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा। पहले से ही हमने मान लिया कि मेन पर बाउंसी B था, अब जो प्लस में एक्स्ट्रा बाउंसी बनी दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। वॉल्यूम कितना बढ़ गया होगा बताओ, एरिया इनटू जो आपने कंप्रेस किया है हाइट, दैट इज एरिया इनटू हाइट क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। मेन के बाद ये फोर्स हमको ज़्यादा दिख रहा, और यही फोर्स क्या करेगा, बॉडी को सिलेंडर के ऊपर की तरफ फेंकेगा। सिलेंडर यहाँ पर आके रुकना चाहेगा लेकिन रुक नहीं पाएगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। इस पॉइंट से आप सोचिए कि जब सिलेंडर ऊपर गया होगा, इस पॉइंट जब सिलेंडर ऊपर जाएगा तो फाइनली होगा क्या कि यहाँ पर ही बाउंसी कम होगा और वेट उतना ही रहा। अभी इस पॉइंट पर क्या, बाउंसी ठीक वेट के इक्वल, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो B प्लस रो ए वाई जी, यहाँ पर जो W बन रहा है इससे ज़्यादा बन रहा। तो नेट फोर्स कहाँ बन रहा, ऊपर की तरफ। तो सिलेंडर कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर, लेकिन इस लाइन के ऊपर जैसे सिलेंडर जाएगा तो फाइनली नीचे फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। जब नीचे फोर्स ज़्यादा हो, सिलेंडर ऊपर जा रहा है लेकिन नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे। तो फाइनली जाते जाते क्या होगा, यहाँ पर कहीं मान लो आके रुक गया, फिर वहाँ से नीचे आएगा, चूंकि वेट इसको नीचे खींच ही रहा होगा लगातार, वेट नीचे खींचेगा, सिलेंडर यहाँ पे आके रुकना चाहे लेकिन रुक नहीं पाएगा, फिर से यहाँ पर क्या होगा, नीचे जाएगा ये। तो होगा क्या रिजल्ट में कि सिलेंडर जब इस लाइन से नीचे गया तो नेट फोर्स ऊपर बन रहा, और जब इस लाइन से सिलेंडर ऊपर गया नेट फोर्स कहाँ बन रहा, नीचे बन रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स हमेशा कहाँ पर लग रहा है, टुवर्ड दिस मेन पोजीशन। नेट फोर्स सिलेंडर पे कहाँ लग रहा, मेन पोजीशन की तरफ। तो सिलेंडर होगा क्या कि इस लिक्विड के अंदर अप एंड डाउन स्ट्रेस क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इसके पास टाइम पीरियड होगा। अब करना क्या है, बस सिंपल हमको देखना है कि मेन पर जो फोर्स दिख रहा था
वो तो आज भी दिख रहा है, ये आपस में ही कैंसिल आउट हो गए, बस एक्स्ट्रा क्या दिख रहा, रो ए वाई जी, एंड दिस फोर्स नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। मेन के बाद जितना फोर्स हमको दिखेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें, सिलेंडर पर कितना लग रहा बताओ, माइनस का रो ए वाई इंटू जी, इतना फोर्स लग रहा होगा। F इक्वल टू माइनस रो ए वाई इंटू जी, ये बन जाएगा। एक्सलेशन बराबर क्या लिखें बोलो, फोर्स बाई मास लिखेंगे, तो फोर्स कितना बन रहा, रो ए वाई और जी बाई एम। मास की जगह पर क्या लिखोगे, मास ऑफ सिलेंडर, पूरा सिलेंडर का मास यहाँ पे लिखोगे, तो मास बराबर क्या लिखें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना सिलेंडर का रो है, वॉल्यूम कितना बनेगा, एरिया इंटू लेंथ। अब टोटल मास की बात होगी। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर आपने ए इंटू एच कर लिया, भाई सिलेंडर पूरा ऑसिलेट होगा ना, तो टोटल मास आप यहाँ पे डिवाइड करोगे। तो आप देखिए ए से खत्म हो गया, फाइनली क्या मिला, माइनस रो वाई इंटू जी बाई सिग्मा इंटू एल। आई बात समझ में। अच्छा, यहाँ तक कहानी आपको हमेशा लेके आना है। एक कहानी आपको पहले से पता है, और उस कहानी का नाम क्या है बोलो, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। आप इनको कंपेयर कर लो तो क्या निकल के आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस रो वाई जी बाई सिग्मा इंटू एल। वाई ने वाई को ख़त्म कर दिया, निगेटिव साइन भी खत्म हुआ। तो बताओ ओमेगा बराबर क्या निकल के आया, अंडर रूट सिग्मा जी बाई रो जी बाई सिग्मा इंटू एल, ये निकल के आएगा। अब टाइम पीरियड कितना होगा इसका, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट, बाइक चीज़ कहाँ जाएगी ऊपर, सिग्मा इंटू एल बाई रो इंटू जी, ये निकल के आएगा। बट दिस इज नॉट फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर हमारा नहीं है। अभी आप देखो, अगर हमें आंसर लाना इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो आप यहाँ पर देख लो, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर क्या दिख रहा है, W इक्वल टू बायोंसी। W क्या होता है, वेट, वेट बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। तो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कितना दिख रहा है बताओ, सिग्मा, और एरिया इंटू एल इंटू जी। बायोंसी कितना होगा इस टाइम पर बताओ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड कितना बनेगा बोलो, A इंटू एच इंटू जी। अब आप देखो जी ए दोनों तरफ से खत्म हो गए, तो सिग्मा इंटू एल बराबर रो इंटू एच दिख रहा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर कलाकारी करें, हमें यहाँ पर देखो सिग्मा बाई रो रिप्लेस करना है। तो सिग्मा बाई रो अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है यहाँ पर बोलो, सिग्मा बाई रो क्या दिख रहा, बोलो बोलो, एच बाई एल दिख रहा क्या। अब ये वाली चीज़ यहाँ पर रिप्लेस कर लो आप। तो टाइम पीरियड क्या मिला हमको, 2 पाई अंडर रूट एच इंटू एल, और बाई में एल इंटू जी, एल से एल खत्म हो गया। तो टाइम पीरियड क्या मिला, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। दिस इज फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर हमारा है। अब आप इसमें थोड़ा सा गौर से देखो, यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ किस बात पर डिपेंड किया है, इनिशियल हाइट विच इज इमर्ज्ड एट मीन पोजीशन। इनिशियल हाइट जो कि मीन पोजीशन पर लिक्विड के अंदर है। तो अगर हम ये कहें कि क्या ये जो टाइम पीरियड है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड किया है, तो आप कहेंगे तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो है ही नहीं। बट आप थोड़ा गौर से देखो यार, वहाँ पे जो हाइट हमने लिखी है वो मीन पोजीशन पर लिखा है, और आप जानते हैं अगर हमने डिफरेंट डेंसिटी लिक्विड ले लिए तो डिफरेंट डेंसिटी लिक्विड लेने पर जो हाइट इमर्ज होगा इनसाइड लिक्विड, सेम सिलेंडर, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब मान लो एक आपने लिक्विड ले लिया, पानी, वाटर ले लिया, तो वाटर में आप सेम सिलेंडर डुबाओ, मेन पोजीशन पर ज़्यादा हाइट इमर्ज करेगा, फिर आप उसी सिलेंडर को शहद में डुबा दो। शहद में जब आप डुबाएंगे तो वहाँ पर जो हाइट इमर्ज होगा सिलेंडर इनसाइड लिक्विड इनिशियली, वो कम हो जाएगा।
तो इनडायरेक्टली दिस टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड और डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बट डायरेक्टली की बात करें डायरेक्टली यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को कंफ्यूज करती है कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं, लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो इनडायरेक्टली वहाँ से देखो। प्रैक्टिकली समझे तुमने क्या बोला कि अगर हमने इसको पानी के अंदर डुबाया तो ज़्यादा हाइट इमर्ज होगा और ज़्यादा हाइट तक ये डूबेगा, और फिर इसको हमने मान लो शहद के अंदर डुबा दिया तो शहद के अंदर थोड़ा कम डूबेगा, और हाइट ही तो यहाँ पर आपकी आ रही है। तो जो ये हाइट है ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। दिस हाइट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देयरफॉर दिस टाइम पीरियड डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनडायरेक्टली, बट डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक। तो अगला टॉपिक हमारा ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब, है ना। तो लिक्विड किसी ट्यूब के अंदर भरा हुआ है और वहाँ पर लिक्विड को भी ऑसिलेट करवाना है ना। तो आप देखिए ऑसिलेशन कहाँ कहाँ हम करवा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब लिक्विड का जो ट्यूब का शेप दिया होता है, नीट लेवल पे जाएं तो वहाँ पर यू ट्यूब पर केस दिए होते हैं, है ना। बट अगर मान लो आईटी की तैयारी आप करने बैठे हो तो वहाँ पर यू ट्यूब तो एक सिंपल से केस हो जाता है। बट अगर ऐसी शेप में कोई ट्यूब दिया है तो आप उसका जो डेरिवेशन करेंगे तो वो मान लीजिए कम से कम 2 से 3 लाइन में डेरिवेशन हो जाता है। बट ऐसे केस को आप डिराइव करने जाओगे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। तो हम एक जनरल केस उठाते हैं जहाँ पर इसके ही माध्यम से आप वी शेप है ट्यूब का, आप इसको यू ट्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यू शेप में कोई अगर ट्यूब है तो वहाँ पर भी आप ये फार्मूला जहाँ से निकल के आएगा वहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि लिक्विड यहाँ पर ले लिया, इस कॉलम में लिक्विड का जो लेंथ है, इस कॉलम में जो लिक्विड का लेंथ है वो डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा है। बट हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की बात करें वर्टिकली फ्रॉम दिस लेवल क्या है, दोनों तरफ बराबर है। अभी इस पॉइंट पर लिक्विड क्या रुका हुआ है, आप इधर से फूकेंगे तो फूकने पर क्या होगा, लिक्विड इधर कंप्रेस होगा और इधर लिक्विड जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब ये बात अगर यू ट्यूब में होती तो जितना लिक्विड इधर नीचे आता उतना लिक्विड यहाँ पर ऊपर जाता इस लेंथ पे। लेकिन चूंकि एंगल डिफरेंट है तो आप ये नहीं कह सकते अगर यहाँ पर x लेंथ तक लिक्विड कंप्रेस हुआ है या x लेंथ तक नीचे आया है इस लेंथ के पैरेलल तो इधर x तक नहीं जाएगा। वो तब होता जब एंगल दोनों तरफ क्या होता, इक्वल होता। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी बना देता है। अब हमको नहीं पता कि यहाँ पर जो लिक्विड हमने x कंप्रेस किया है अलोंग द लेंथ ऑफ ट्यूब वो इधर x होगा कि x डैश होगा, हमको नहीं पता है। तो चलिए मान लेते हैं। बट एक बात ये पता है कि अगर आपने लिक्विड को वर्टिकली y कंप्रेस किया तो इधर y कंप्रेस होगा तो इधर y ऊपर जाएगा, y यहाँ पर दोनों तरफ सेम होगा। तो चलिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल फिगर है, और हमने क्या किया कि लिक्विड को इधर x तक कंप्रेस कर लिया। अब जितना लिक्विड यहाँ पे नीचे आएगा उतना लिक्विड यहाँ पर ऊपर जाएगा। ये तब बात होती जब यहाँ पर दोनों तरफ अल्फा बराबर क्या होता, बीटा होता। तो चलिए इमेजिन करो कि लिक्विड यहाँ पर x लेंथ तक नीचे आ गया तो इतना लिक्विड क्या होगा, खाली हो जाएगा। यहाँ तक लिक्विड क्या होगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा, है ना। तो आगे फिगर हम इसी को आगे बढ़ाते हैं ऐसे। ठीक है। अब आप देखिए ये जो है हमने इसको x माना है, आपने इसको x माना तो यहाँ पर x नहीं x डैश हो जाएगा, है ना। ये मान लेते हैं x डैश है। बट आप इमेजिन करो कि ये x डैश लेंथ है। बट आप देखें वर्टिकली की बात करें तो वर्टिकली इधर जितना लिक्विड कंप्रेस होगा उतना लिक्विड यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि वर्टिकल हाइट ये y है तो y दोनों कॉलम के लिए सेम है। बट अगर हम ये वाली लेंथ की बात करें, ये लेंथ दोनों के लिए सेम नहीं है। आ रही बात समझ में? बट एक बात यहाँ पर ये तय है कि जो इधर का लिक्विड कम हो रहा वही लिक्विड यहाँ पर चढ़ जाएगा ऊपर। तो इस लेवल से अगर हम देखें तो x डैश पहले से था और फाइनली x लंबाई का जो लिक्विड है वो और ऊपर चढ़ जाएगा। तो इधर टोटल जो लेंथ बनेगी लिक्विड कॉलम की, इधर बन जाएगा x प्लस
एक्स डैश। बाकी यहां पे लिक्विड होगा। अब आप यहाँ पे देखो कि लिक्विड जब ये इनिशियली हमने इसको कंप्रेस नहीं किया था तो जितना वेट इधर से इस लेंथ के पैरेलल लग रहा था उतना ही वेट इधर से लग रहा था। तो लिक्विड ना तो इधर जा रहा था और ना ही इधर जा रहा था, दोनों तरफ से वेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले रहे थे ऐसे, ठीक है। लेकिन इस लेवल से अगर हम देखें तो इस लेवल से इधर का लिक्विड, इतने लिक्विड का जो वेट होगा इस साइड, इतने लिक्विड का वेट इस साइड, दोनों तरफ आपस में क्या है, एक दूसरे को आज भी बैलेंस कर रहे हैं। यही वो लिक्विड है जो कि क्या करेगा, लिक्विड को नीचे लाएगा। यही वो लिक्विड का वेट है जो कि क्या करेगा, इधर की तरफ नेट फोर्स लगा देगा। और नेट फोर्स जब इधर लगा तो फाइनली लिक्विड क्या होगा, इधर आकर के इस लेवल तक आके रुकना चाहा लेकिन रुक नहीं पाएगा, थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा। जब ऊपर निकला तो नेट फोर्स अब ऐसे लग रहा होगा, नेट फोर्स जब ऐसे लगा तो लिक्विड फिर से ऐसे आएगा, ऑसिलेट करेगा, फिर इधर निकल जाएगा। तो फाइनली लिक्विड क्या हुआ, इस तरह से इनसाइड ट्यूब क्या किया, परफॉर्म किया सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट अगर हम बात करें कि जो लिक्विड यहाँ पर ऑसिलेट किया है वो सिर्फ इतने ही वेट का लिक्विड ऑसिलेट नहीं किया, पूरा वेट ऑसिलेट किया है, पूरा मास ऑसिलेट किया है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि जो लिक्विड की जो लेंथ है, मान लेते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ लिक्विड L1 है और यहाँ पे L2 है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार जो यहाँ पे फोर्स दे रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, सिर्फ इतनी ही कॉलम का वेट दे रहा। तो अगर हम लिखना चाहें रीस्टोरिंग फोर्स तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रीस्टोरिंग फोर्स कितना बनेगा बताओ। एरिया मान सकते हैं, ए हमको दिया है, बताओ कितना बनेगा। ये बनेगा मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी मान लेते हैं रो है इसका, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना है, एक्स प्लस एक्स डैश और इंटू जी। बट आप देखो ये जो वेट है, ये जो वेट आपने एक्स प्लस एक्स डैश का निकाला है, ये वेट वर्टिकल डाउनवर्ड है। ये वेट कैसा, वर्टिकल डाउनवर्ड है। और हमें जो वेट निकालना है वो वेट कहाँ पर निकालना है, अलोंग द लेंथ ऑफ ट्यूब। आप ये बताओ कि mg का कंपोनेंट अगर हम करें तो ये mg है, तो बताओ ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बीटा होगा। यहाँ पर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg साइन बीटा। तो आपको यहाँ पर इसके साथ साइन बीटा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन बीटा हमको यहाँ पर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद निगेटिव साइन। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना बन जा रहा है, माइनस का रो इंटू ए एक्स प्लस एक्स डैश इंटू जी इंटू साइन बीटा। और अगर एक्सलेशन की बात करें तो एक्सलेशन कितना निकल के आएगा, इस कॉलम का लेंथ L1 है तो मान लो यहाँ पर मास M1 है, यहाँ पर मास मान लो M2 है। तो क्या लिखेंगे, माइनस का रो इंटू ए एक्स प्लस एक्स डैश इंटू जी साइन बीटा, और बाई में टोटल मास जो कि ऑसिलेट कर रहा, टोटल मास ही तो ऑसिलेट किया है। यहाँ पे क्या लिखोगे, M1 प्लस M2। बट आप देखो अभी हमारा जो डिज़ायर रिजल्ट है वो नहीं निकल रहा। M1 M2 अननोन पैरामीटर है, x और x डैश भी क्या अननोन पैरामीटर है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, ये कहानी यहाँ तक ला के आप रोक दीजिए। अब इसके बाद आप देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का जो लिक्विड कॉलम है जो कि x ऐसे बना है, वर्टिकली की बात करें तो वर्टिकल जो हाइट बन रही है दैट इज़ y। अगर आप देखो ये जो y है इसको यहाँ पर आप फिट करो तो x है और ये y है। अच्छा आप देखें कि ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा हमारा अल्फ़ा। इसको आप कहोगे अल्फ़ा। आप राइट हैंड साइड आ जाओ, आप देखो राइट हैंड साइड देखोगे
तो आपको ऐसा कुछ फिगर दिख रहा है, ये ऐसे, इसको आप क्या कहोगे बीटा, इसको आप क्या कहोगे एक्स डैश, इसको आप क्या कहोगे वाई। ठीक है। अच्छा, इनमें और इनमें रिलेशन क्या होगा, साइन थीटा भी आप पर देखें तो साइन अल्फा निकल के आएगा, साइन अल्फा दैट इज वाई बाई एक्स। तो y बराबर क्या निकल के आया, x इंटू साइन अल्फा। आप यहाँ पर कहानी फिट करो, क्या यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लें, y बराबर क्या लिखें, x डैश साइन बीटा। अब या तो x आप वेरिएबल मानो या तो x डैश, तो हम एक काम करते हैं x डैश रिप्लेस करते हैं। तो x डैश आप जब रिप्लेस करेंगे तो देखिए इनको आप इक्वेट कर लो कि y बराबर कुछ है, y बराबर कुछ है, कुछ बराबर क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो फाइनली क्या लिखें, x इंटू साइन अल्फा x डैश इंटू साइन बीटा। तो x डैश इक्वल टू क्या निकल के आया, x इंटू साइन अल्फा, और बाई में क्या निकल के आएगा, साइन बीटा। x डैश हमने रिप्लेस कर लिया। अब बचा मास। चलिए m1 की बात करें तो m1 क्या लिखोगे, मास बराबर क्या लिखें बोलो, मास बराबर क्या लिखें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है, मान लेते हैं रो है, वॉल्यूम कितना बनेगा, L1 इंटू ए, ये बन जाएगा। और आप बताओ M2 कितना होगा, M2 बराबर क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, L2 इंटू ए। लेकिन L1 L2 तो हमको दिया ही नहीं है, दिया क्या है, वो H हमको दिया है। अब आप फिर से ट्रिग्नोमेट्री फिट करो, आप देखो, आप इसको ऐसे देखो, ये मान लो फिगर है, ये एंगल क्या मानोगे, अल्फा, इसको आप क्या कहोगे, H, इसको आप क्या कहोगे, L1। ठीक है। आप बताओ L1 बराबर क्या लिखोगे, अगर हम फिर से साइन अल्फा लिखें तो साइन अल्फा बराबर क्या मिलेगा, H बाई L1 मिलेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो H इक्वल टू क्या मिला, सॉरी L1 बराबर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, L1 बराबर मिला H बाई साइन अल्फा। अब आपको ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, L2 बराबर क्या निकल के आएगा, H बाई साइन बीटा। टोटल मास की बात करें, मास विच ऑसिलेट, तो m1 प्लस m2 है। तो आप बताओ कि m1 प्लस m2 अगर हम रिप्लेस करें तो वहाँ से आप देखो कि रो इंटू ए कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। और L1 प्लस L2 में देखो H बाई साइन अल्फा प्लस H बाई साइन बीटा, तो आप H भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 बाई साइन अल्फा प्लस 1 बाई साइन बीटा। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप कलाकारी कर लो, रो इंटू ए इंटू एच, आप लिखोगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और बाई में बोलो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये लिखेंगे। बस दो ही चीज़ें, तीन अननोन थी, दैट इज m1 m2, और यहाँ पर जो x डैश था इसको हमने रिप्लेस कर लिया। अब कहानी थोड़ा सिंपल हो गई। अब बताओ कि जो हमारे पास एक्सेलेरेशन का फंक्शन है वो क्या है, माइनस का रो इंटू ए एक्स प्लस एक्स डैश, और एक्स डैश की जगह पर क्या रखोगे बोलो, x इंटू साइन अल्फा, और बाई क्या लिखें बोलो, साइन बीटा। ठीक है, हमने x डैश रिप्लेस कर लिया, इंटू जी इंटू साइन बीटा। ठीक है बच्चों, और बाई में क्या लिखें बोलो, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मान यहाँ से रख दो, रो इंटू ए इंटू एच साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और बाई में क्या बना, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। देखो कुछ यहाँ पे खत्म हो सकता है क्या, रो इंटू ए खत्म हो गया। ठीक है, साइन बीटा भी चाहे तो आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं, ये वाला, बट खत्म नहीं होगा क्योंकि बाई का चीज़ ऊपर जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा क्षमा करें, गलती से मिस्टेक हो गई, है ना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ तो
होते रहते भाई साहब हैं। तो ये तो ख़त्म हो गए, है ना। अब आप लोग जिंदा रहो थोड़ा सा भाई, चूँकि आप में से कुछ बच्चे हो सकता हो कि अरे गुरुजी क्या मतलब करवा दिए, बिल्कुल जहर है सर, इतना तो हम नहीं झेल पाएंगे भाई, है ना। अब आप देखो x यहाँ पर कॉमन ले लिया, साइन अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर बन जाएगा बाई में साइन बीटा, और ये साइन बीटा इस साइन बीटा को अब खत्म कर देगा। ये बाई का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कहाँ जाएगा, ऊपर। इस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या होगा, आपस में ऊपर नीचे खत्म हो गया, लेकिन आप जल्दी से खत्म हो जाओगे, है ना। तो एक काम करते हैं, अभी हम कुछ बचा लेते हैं, इतना भी खत्म ना करें कि बच्चा ही थोड़ा सा दिक्कत में आ जाए। और वाई में क्या लिखेंगे, साइन बीटा इंटू साइन बीटा इंटू जी। यहाँ दिख रहा है ना ये सब, यहाँ पर दिख रहा। बाई में देखो क्या बचा है, एच, और क्या बचा है यहाँ पर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और बाई में क्या है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ से ख़त्म कर लो कुछ साइन बीटा खलास, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये भी क्या होगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या यहाँ पर, एक्स जी साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर चला गया। तो एक्सलेशन का जो रिजल्ट आया माइनस का एक्स इंटू जी इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और बाई में एच, सिर्फ इतना बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। अब यहाँ तक कहानी आप खींच के लाए हो, तो अब इसके बाद तो कहानी सिंपल हो गई। हमको एक बात पहले से पता है कि जो एक्सेलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स दिया है तो आप इसको एक्स लिख लो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहाँ पर हमेशा वाई ही पढ़ोगे आप। अगर एक्स यहाँ पर आ रही इक्वेशन में तो आप यहाँ पर एक्स लिख लो, आप इनको कंपेयर कर लो, है ना। तो 1 मिनट आप इसको देख लीजिए, फिर इधर का हम इरेज करें। चलिए अब फाइनली जो हमारा रिजल्ट है एक्सेलेशन का वो वहाँ तक आ चुका है, और उसके बाद आप यहाँ पे आके देखो क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू जी इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और बाई में क्या बच रहा बोलो, सिर्फ एच आ रहा। एक्स ने एक्स को मार दिया, निगेटिव साइन खत्म हुआ, ओमेगा बराबर क्या मिला, रूट ऑफ जी इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और बाई में एच। बताओ टाइम पीरियड क्या लिखे हैं यहाँ पे, टाइम पीरियड क्या मिला हमारा, बताओ। टाइम पीरियड मिला होगा 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये फाइनल हमारा आंसर है। अब आप इसको चाहें तो याद कर सकते हैं, बट हम कहेंगे आईटी वाले बच्चे थोड़ा इसको समझ के याद कीजिएगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप इसको रट जाओ। आई बात समझ में। इसको ही बेसिस मानकर हम कुछ मतलब जो यूट्यूब की बात करें या फिर अदर से में लिक्विड भरा होगा तो उनको हम इसी फार्मूले के बिहाफ पे कर सकते हैं। ये नीट में होता क्या है कि बच्चों को यूट्यूब पढ़ा दिया जाता है, बट अगर हमारे पास कोई अदर शेप की कॉलम है, कॉलम ट्यूब है, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है बच्चे को। तो आप इसको पढ़ो और इसको पढ़ने के बाद किसी भी शेप की ट्यूब दिया होगा आप उन सभी जगहों पर इस फार्मूले को लगा सकते हो। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं आगे स्टार्ट। तो चलिए इसी को बेसिस मान करके ये 2 टॉपिक हमने उठा लिए हैं। और अब आप ये बताओ कि जैसे हमने वी शेप लिया था तो उसमें जो थीटा अल्फ़ा बीटा आपने लिया था वो कहाँ से लिया था, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से। ये अल्फ़ा था, इसको आपने क्या बोला था, बीटा। अब अगर मान लो इसको आपने वर्टिकली कर दिया तो अल्फ़ा क्या बन जाएगा हमारा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे इस साइड के लिए अल्फ़ा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, और बीटा इक्वल टू क्या बन रहा, थीटा। तो आप बताओ टाइम पीरियड इस केस के लिए क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन 91 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दोनों क्या हो गए बोलो जल्दी से, 90 डिग्री हो गए।
बीटा भी क्या है 90 डिग्री है। तो टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा यहाँ से 2 पाई √h/g बनेगा। याद करो ऐसा रिजल्ट हमने कहीं पढ़ा था क्या? अभी हमने पढ़ा था ऑसिलेशन ऑफ सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड। तो जो h था वो h अलग था और ये h अलग है। उस h का मतलब था हाइट ऑफ सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड एट मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पर पहले से सिलेंडर लिक्विड के अंदर कितना है वो h था। और यहाँ पर h का मतलब क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इनिशियली, मतलब जब यहाँ पर ऑसिलेट लिक्विड नहीं किया है तब जो लिक्विड कॉलम की हाइट है वो h है, ये है ना। अब मान लो अगर यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन करने जाते तो हमें लगता है कि इसको 2 मिनट में करके रख देते हैं, बट अगर ऐसा डेरिवेशन आता तो फाइनली इसको करने में आपको जो है पसीने छूट जाते भाई साहब। तो भले ही यहाँ पर भी पसीना छूटा है, ऐसा नहीं एक पसीना यहाँ पर नहीं छूटा है, बट इसमें क्या कि इसको आपने सीख लिया है। अभी एक जनरल फार्मूला हो गया, अब इसको आप कहीं पर भी किसी भी शेप का ट्यूब दिया होगा उन सभी केसेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप इसको अगर इसमें कहीं पर भी आप कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा ऑसिलेशन ऑफ बॉल टनल डग इनटू द अर्थ। तो एक टनल यहाँ पे डग करना है। अब वो टनल कैसे डग करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके पास केस कौन सा है। तो इसमें पहला केस है along द डायमीटर। पहला केस है along द डायमीटर। जो टनल हमने सुरंग जो खोदी है वो डायमीटर के लॉन्ग है। तो आप सबसे पहले एक अर्थ बना लो ऐसे, ये मान लो अर्थ है। और अर्थ के ठीक डायमीटर से एक सुरंग यहाँ पर हमने खोदी है ऐसे। अर्थ को हमने 2 भाग में तोड़ दिया है ना, 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया। ये अर्थ का मान लेते हैं सेंटर है। अब आप इमेजिन करो कि सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? 0 होगी। अब मान लो कोई बॉल हमने ठीक सेंटर पे रखा, तो इस बॉल पर इस पोजीशन पर नेट फोर्स कितना होगा बताओ? अगर जी यहाँ पर नहीं है, मास है, तो मास तो यहाँ पर वेट क्रिएट करता नहीं है। कौन क्रिएट करता है? जी। तो जी अगर नहीं है ठीक सेंटर पे, तो फाइनली यहाँ पर नेट फोर्स क्या बन जाएगा? 0। आप इसको क्या कहोगे? मेन पोजीशन। तो सेंटर हमारा क्या बनेगा अर्थ का? ये कहलाएगा मेन पोजीशन। अब जैसे ही बॉल को हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया सेंटर ऑफ अर्थ से, मान लो हमने इसको वाई पर ले जाके छोड़ा, वाई हाइट पर आपने इसको ले जाके छोड़ा। अब बताओ कि सेंटर पर तो G0 था, लेकिन सेंटर से आप थोड़ा सा ऊपर गए तो यहाँ पर G0 नहीं है। यहाँ पर मान लो G' है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मान लेते हैं G' है। अच्छा, टनल जो आपने डग किया है उस सरफेस से मान लो D डेप्थ तक आपने इसको खोदा है। D डेप्थ तक हमने इसको डग किया है। रेडियस ऑफ अर्थ मान लो कैपिटल R दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R हमको दिया है। अच्छा आप बताओ कि y बराबर क्या बन जाएगा? R माइनस डी बन जाएगा क्या? सबसे पहले ये बात करते हैं कि अच्छा यहाँ पर जब आपने बॉल को रिलीज किया होगा तो बॉल कहाँ पे जाना चाहेगी? टुवार्ड सेंटर ऑफ अर्थ। क्योंकि दुनिया की सारी वस्तुएं कहाँ पे जाना चाहती हैं? टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर जो ऑब्जेक्ट सेंटर पे थी, सेंटर से आपने इसको डिस्प्लेस किया तो ये कहाँ पे जाना चाहेगी? सेंटर पे। चूंकि हम जानते हैं दुनिया की सारी ऑब्जेक्ट, सारी वस्तुएं कहाँ पे जाना चाहेंगी? टुवार्ड सेंटर ऑफ अर्थ। अब जो सेंटर पर ही थी उसको आपने सेंटर से ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, तो फिर से कहाँ पे जाना चाहेगी? सेंटर पे। तो जब ये सेंटर पर आएगी तो आप बताओ सेंटर पर आके रुक पाएगी क्या? एक बार आपने इसको इस पॉइंट से डिस्प्लेस किया ऊपर तो वापस यहाँ पे आके रुकना चाहेगी, लेकिन रुक नहीं पाएगी, थोड़ा सा नीचे निकल गई होगी। क्योंकि हम जानते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, एक बार बॉडी अगर हमने मीन से डिस्प्लेस किया, अगर यहाँ पर और कोई फैक्टर नहीं, एयर एक्सचेंज जैसा कुछ नहीं है, फ्री ऑसिलेशंस हैं, तो एक बार अगर आपने बॉडी को मीन से डिस्प्लेस किया तो बॉडी पूरा ज़िंदगी भाई साहब वो मीन के अबाउट ऑसिलेट ही करती रहेगी।
तो जैसे हमने मीन से इसको ऊपर ले जाके छोड़ा तो फाइनली कहाँ पे आना चाहिए, टुवर्ड मीन पोजीशन। लेकिन यहाँ पर आकर के रुक नहीं पाएगी क्योंकि मीन पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। हमने पढ़ा था वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ a इंटू ओमेगा, ये कहाँ पर थी बोलो, मीन पोजीशन पे। तो मीन पर वेलोसिटी क्या होती है, अधिकतम होती है। अब हमने जो वेलोसिटी कैलकुलेट किया था किसी भी पार्टिकल का ड्यूरिंग ऑसिलेशन, वो हमने पर्टिकुलर कोई केस के लिए नहीं किया था। दुनिया के जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, उन सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हर एक पार्टिकल का मीन पर जो वेलोसिटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगी आरिवासन में। तो अगर मीन से इसको हमने डिस्प्लेस किया तो मीन पर जब आएगा तो मीन पर नेट फोर्स जीरो रहेगी, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर अधिकतम हो जाएगी। अब जब मीन से नीचे जा रही होगी तो आप बताओ फोर्स या ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी हमेशा कहाँ पे होती है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये ना कहना कि जब ये यहाँ से नीचे गई होगी तो जो जी की डायरेक्शन होगी नीचे, जी की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होती है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर यहाँ पर कहीं है ना, तो जब बॉल यहाँ पर कहीं है तो जी डैश नीचे होगा, जब बॉल नीचे कहीं गई होगी जी डैश ऊपर हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट हमको क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि जो बॉल है इसी टनल के लॉन्ग क्या करेगी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। तो अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इस बॉल का टाइम पीरियड कितना है, तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले बताओ कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा होगा, बताओ क्या वो mg डैश लग रहा होगा, एंड दिस mg डैश इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि यही इकलौता फोर्स जो कि बॉल को मीन पर लाना चाहता है। तो पहला पॉइंट हमारा रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज माइनस का m इंटू जी डैश। अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पर जी डैश कितना होगा, चूँकि हमको पता है ग्रेविटेशन अगर हमने पढ़ा है तो हमको पता है कि जब भी हम सेंटर से सरफेस की तरफ चलते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान बढ़ता है, या सरफेस सेंटर की तरफ चले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान घटता है। तो सबसे पहले जी डैश की बात कर लेते हैं। जी डैश होगा कितना, तो आप ग्रेविटेशन में जाके देखिएगा, ग्रेविटेशन में आपको मिलेगा जो जी डैश होगा दैट इज जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर होता है। डी का मतलब है कि सरफेस से आप कितना नीचे बात कर रहे हैं, तो सरफेस से कितना नीचे है, डी। तो जी डैश इक्वल टू क्या मिला, जी इंटू आर माइनस डी और बाई में आर। अब बताओ आर माइनस डी इज नथिंग बट इट इज वाई, क्या ये वाई, तो हम इसको वाई लिख सकते हैं। तो फाइनली जी डैश इक्वल टू क्या मिला यहाँ से बोलो, जी इंटू वाई बाई आर। अब ये पैरामीटर यहाँ पर फिट कर लो, तो f बराबर क्या मिला, माइनस का m इंटू जी इंटू वाई बाई आर, ये मिल जाएगा। अब सारा खेल खत्म हो गया। अब ये पता है कि जो एक्सीलरेशन है वो मास से डिवाइड करोगे, मास से डिवाइड करने पर ये वाला मास खत्म हो गया, तो क्या बचा, माइनस का जी इंटू वाई बाई आर, ये बचेगा। यहाँ तक कहानी हमको खींच के लाना है। दूसरी कहानी आपको पहले से पता है कि जो एक्सेलेरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के इक्वल होता है। अब आप इनको कंपेयर कर लो तो क्या मिला बताओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू माइनस जी इंटू वाई बाई आर। बोलो बोलो, वाई से वाई खत्म हुआ क्या, निगेटिव साइन खत्म हुआ क्या, तो ओमेगा बराबर क्या मिला, अंडर रूट जी बाई आर। बोलिए टाइम पीरियड क्या मिला, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। याद करो साला, ऐसा रिजल्ट हमने पहले पढ़ा है क्या भाई, बिल्कुल पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है, पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सेम केस हमने देखा था, पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो आर तो हमको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है दैट इज 6400 किलोमीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आफ्टर वेरी फास्ट कैलकुलेशन यहाँ पर जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो 84.6 मिनट निकल के आता है, 84.6 मिनट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.24 आवर, 1 घंटा 24 मिनट। ऐसे रिजल्ट अगर हम आपको कहें तो ऐसे रिजल्ट कई जगहों पर मिलते हैं। पहला केस हमने पढ़ा पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो उसका भी टाइम पीरियड इतना ही था। दूसरा केस आज हम पढ़ रहे हैं टनल डग अलोंग द डायमीटर, जो हमने टनल खोदा है कहाँ पर खोदा है, अलोंग द डायमीटर, तो उसके भी यहाँ पर टाइम पीरियड ये भी निकल के आया। अब अभी हम केस पढ़ेंगे जहाँ पर हम ये कहेंगे अगर हमने टनल को अलोंग द कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब कि हमने डायमीटर से थोड़ा सा हट करके खोदा है, तो उस केस का भी आंसर यही निकल के आता है। तो 3 जगहों पर आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, उसको भी ये डिस्कस कर ले रहे हैं, है ना। स्टॉप करो।
तो चलिए अगला केस है अलोंग द कॉर्ड। हमने पहले जो टनल डग किया था, कहाँ पे डग किया था? अलोंग द डायमीटर। उस केस का आंसर हमने अभी सीखा। और अब हमने क्या किया, टनल को अलोंग द कॉर्ड डग किया। अलोंग द कॉर्ड का मतलब कि डायमीटर्स थोड़ा हट करके। बट हमको एक बात पहले से पता है कि दुनिया की सारी ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे जाना चाहते हैं? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब आप ये बताओ कि इस पॉइंट पर mg की जो डायरेक्शन होगी, mg की डायरेक्शन भाई साहब वो नीचे ना होकर के ऐसे बनी होगी। हमेशा बॉडी कहाँ पे जाना चाहेगी? टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो अभी ठीक सेंटर पे ही आपने रखा है, सेंटर के ठीक सामने रखा है, तो ये बॉडी यहाँ पर ऐसे जाना चाहेगी, लेकिन ये तो आगे जा नहीं पाएगी, है ना। अब हमने क्या किया कि इस बॉल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, हल्का सा। मान लो आपने इसको वाई डिस्प्लेस किया है, वाई डिस्प्लेस किया है। अब बताइए बॉडी नीचे आना चाहेगी कि ऐसे आना चाहेगी? हमको ये पता है कि इस पॉइंट पर जो mg था वो सेंटर की तरफ था। यहाँ पर भी जो mg होगा कहाँ पे होगा? ठीक सेंटर की तरफ ही होगा, लेकिन जो g होगा वो g सरफेस ऑफ अर्थ के इक्वल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो g होगा वो g डैश मान लेते हैं। अब मान लो कि ये एंगल हमारा थीटा है, तो आप बताइए इस एंगल के ब्याह पर यहाँ पर बन जाएगा 90 माइनस थीटा। mg का जो कंपोनेंट बनेगा टुवर्ड दिस मीन पोजीशन, इसको आप कहोगे मीन पोजीशन। अब तो बताओ इस mg डैश का यहाँ पर कंपोनेंट क्या मिला? ये कंपोनेंट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो मिलेगा mg डैश साइन थीटा मिलेगा। चूँकि यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा होगा तो mg डैश कॉस 90 माइनस थीटा लिखो। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बन जाएगा mg डैश साइन थीटा। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें दैट इज माइनस mg डैश साइन थीटा, ये बनेगा। अब फिर से साला यहाँ पे साइन थीटा में जो g डैश है वो g डैश फिर से अननोन है। तो आप बताओ g डैश कितना होगा? अच्छा ये मान लो y है, इसको आप मान लो x है, इसको मान लेते हैं x है, ठीक है, ये x है। तो g डैश कितना होगा? g डैश होगा g इंटू एक्स इंटू, और y में क्या लिखोगे? r लिखोगे, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये जो जी डैश यहाँ पर पुट करो, इसको f बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का mg डैश साइन थीटा और y में r। हमने डिस्प्लेसमेंट x दिया है कि y दिया है? डिस्प्लेसमेंट हमने क्या दिया? x की y, हमने y दिया है। तो x को हमें यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो टिग्नामेट्री फिट करो, साइन थीटा देखें क्या, साइन थीटा क्या मिलेगा? बोलो बोलो बोलो, साइन थीटा क्या मिला? y बाई x मिलेगा। तो x हटाओगे तो क्या मिल जाएगा? y बाई साइन थीटा, ठीक है। तो f बराबर क्या मिला यहाँ से? माइनस का mg इंटू वाई साइन थीटा, और y में क्या मिल जाएगा? r इंटू साइन थीटा। साइन थीटा खत्म हो गए तो क्या बोलो मिला हमें यहाँ पे? f डैश बराबर या f बराबर क्या मिला? माइनस mg y बाई r। अब बताओ एक्सेलेरेशन क्या मिला होगा? एक्सेलेरेशन मिला होगा हमें माइनस जी इंटू वाई बाई आर, ये मिलेगा माइनस जी इंटू वाई बाई आर, ठीक है। चूँकि मास से आपने इसको डिवाइड किया होगा तो मास तो खत्म हो गया होगा। और यहाँ तक आपको खींच करके हर एक कहानी को लेके आना है। और दूसरी कहानी आपको पहले से पता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई की। अब आप इनको कंपेयर कर लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, बोलो क्या मिला? माइनस जी वाई बाई आर। वाई ने वाई को मार दिया, निगेटिव साइन भी खत्म। ओमेगा बराबर क्या मिला? रूट ऑफ जी बाई आर। बोलो टाइम पीरियड क्या मिला? 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। फिर से सेम रिजल्ट मिला, फिर से क्या मिला हमको? सेम रिजल्ट। अब बताओ आंसर क्या बना होगा? ये सब कैलकुलेट करने पर क्या मिला? 84.6 मिनट या 1 घंटा 24 मिनट। सेम आंसर आएगा।
है ना। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, जहाँ पर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइएगा।